अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की चंद रोज़ की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। पाकिस्तान का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा पंजाब, जिसके वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मुसलसल तनकीद और तनाज़ात की इज्जत में है। ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि जल्द ही उन्हें तब्दील किया जा सकता है, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल उनका दिफा करते नज़र आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए बड़ा इम्तिहान बना हुआ है। अगर उन्हें तब्दील करते हैं तो भी नुकसान होगा और अगर तब्दील नहीं करते तो भी नुकसान ही हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान कौन से नुकसान का इंतखाब करेंगे, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब को तब्दील करने की सूरत में वज़ीर आज़म इमरान खान के इंतखाब पर सवाल भी उठेगा कि वज़ीर आज़म ने अपनी टीम ठीक से नहीं बनाई और फिर बार बार दिफा करते रहे और फिर तब्दीली भी कर दी, और ये तब्दीली उनके लिए शर्मिंदगी की वजह भी बन सकती है। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आला पंजाब को तब्दील नहीं करते तो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी उनके सियासी मुस्तकबिल को मुतासिर कर सकती है और पंजाब जैसे अहम सूबे में मुसलसल शिकायत और तनाज़ात का सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर आला पंजाब के हवाले से मुसलसल तनकीद हो रही है कि वो इमरान खान का दुरुस्त इंतखाब नहीं है। गुज़श्ता रोज़ मुल्तान में पुलिस तकरीब के दौरान IG पंजाब ने जब वज़ीर आला पंजाब से हाथ मिलाना चाहा तो वज़ीर आला प्रोटोकॉल का ख्याल किए बगैर ही आगे बढ़ गए। इस वाक़े पर एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब तनकीद की जद में आ गए और जब मुल्तान के बाद टोबा टेक सिंह गए तो वहाँ सहाफ़ी ने इस हवाले से उनसे सवाल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने जवाब दिया कि अभी तो वो ट्रेन हो रहे हैं। मुल्तान में अब्बासी और ट्रेड थी, वहाँ पर IG साहब से सलाम लेना शायद आप भूल गए, वो बेध्यानी थी या आपने देखा नहीं? क्या नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। इसी मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ये सवाल भी पूछा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान को मुसलसल उनका दिफा करना पड़ता है, तो इस पर वज़ीर आला ने जवाब दिया कि अगर उनका लीडर उनकी तारीफ़ करता है तो इसमें हर्ज क्या है या फिर किसी को एतराज़ क्या है। करना पड़ता है अपने मुद्रा का और उनमें इतनी काबिलियत सही है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा लीडर अगर मेरी तारीफ करता है तो लोगों को क्यों गिला होता है इससे? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुसलसल तनाज़ात की जद में उनके इक़्तिदार में आने के बाद से लेकर अब तक मुसलसल तनाज़ात ही सामने आते रहे हैं और उनकी तब्दीली की बातें भी की जा रही हैं। ये बातें बाखबर सहाफ़ियों की तरफ से की जा रही हैं। 26 जनवरी को सीनियर सहाफ़ी और प्रोग्राम जरगा के मेज़बान सलीम साफ़ी ने अपने कॉलम में दावा किया है कि राय आम हो गई है कि कुछ भी हो लेकिन PTI की हुकूमत का मशरूब मार्केट में ज़्यादा देर चलने वाला नहीं। ये बात यकीनी नज़र आती है कि बुज़दार साहब मार्च में और महमूद खान जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के जून में वज़ीर आला नहीं रहेंगे। जहाँ तक वज़ीर आज़म का ताल्लुक है तो उनके बारे में सरे दस ये बात यकीन से कही जा सकती है कि 5 साल पूरे नहीं करेंगे। अलबत्ता तब्दीली कब आएगी 1-2 माह तक वाज़ेह हो जाएगा। इससे पहले 22 जनवरी को सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में लिखा था कि असद उमर, उस्मान बुज़दार और महमूद खान तहरीक इंसाफ की देख के वो 3 दाने हैं जिनके बारे में चक्कर ही पता चल गया कि ये कंपनी नहीं चलेगी। अगर इस देग से ना निकले तो सारी देग का जायका ख़राब होगा और कप्तान खान एक मुश्किल से दूसरी मुश्किल में फंसते चले जाएंगे। इसी तरह सीनियर सहाफ़ी फ़हद हुसैन ने भी अपने आर्टिकल में लिखा था कि बुज़दार एक अच्छा आदमी है, एक शरीफ आदमी है, गलती उनकी नहीं वो किसी और की गलती है। भूल जाएं कि शहबाज शरीफ से मुकाबला करना है। इस वक्त पंजाब एक बहरान के दहाने पर है, गवर्नेंस गौता खा रही है और ये सीनियर सहाफ़ियों की राय है जो आपके सामने है, जो ये समझते हैं कि उस्मान बुज़दार की तब्दीली इमरान खान के लिए इम्तिहान होगी। इंतखाबात में कामयाबी के बाद ये सवाल उठता रहा है कि वज़ीर आला पंजाब के लिए इमरान खान का इंतखाब कौन होगा, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अचानक वज़ारत आला के लिए उस्मान बुज़दार के नाम का ऐलान कर दिया। इस नाम पर हैरत का इजहार किया गया। पूछा गया कि कौन है ये उस्मान बुज़दार, इमरान खान ने उनका इंतखाब क्यों और किस बुनियाद पर किया। वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद उस्मान बुज़दार मुसलसल तनकीद की जद में आ गए, मगर इमरान खान मुसलसल उस्मान बुज़दार का दिफा कर रहे हैं और इनकी खुसूसियात भी बताते रहे हैं। इमरान खान उस्मान बुज़दार का दिफा और इनके इंतखाब की वजह इनकी सादगी को भी करार देते हैं और ये भी कहते हैं कि उस्मान बुज़दार का ताल्लुक क्योंकि गरीब इलाके से है इसीलिए वो गरीबों का दर्द समझते हैं। सादा होना अच्छी बात है मगर ये कायदाना सलाहियत नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान प्रोटोकॉल के खात्मे की बात करते हैं मगर उस्मान बुज़दार प्रोटोकॉल ले रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने गुज़श्ता रोज़ मुल्तान का दौरा किया, वहाँ उन्होंने 15 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लिया। इससे पहले 19 जनवरी को वो मियांवाली गए जहां उन्होंने 19 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लिया। इसी तरह गुज़श्ता साल नवंबर में जब वो अपने आबाई इलाके डेरा गाजी खान गए तो वहां भी उन्होंने
29 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लिया, बाजार बंद करवा दिए गए, ट्रैफिक रोकी गई। इसी तरह वजीर आला पंजाब जब अगस्त 2018 में पाकपतन गए तो वहां भी ना सिर्फ दरगाह को ज़ायरीन से खाली करवा दिया गया बल्कि करीबी बाजार भी बंद करवा दिया गया। प्रोटोकॉल लेना गलत बात नहीं, ये बहैसियत वजीर आला पंजाब उनकी ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान के अपने दावों के बिल्कुल खिलाफ है। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की इंतज़ामी सलाहियतों के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ही पंजाब से मुताल्लिक़ अहम फैसले कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कई बार पंजाब काबीना के इजलास की सदारत की, वीकेंड में लाहौर आते हैं और सूबाई मामलात को देखते हैं, अहम फैसले वही करते हैं। इसके अलावा ये कहा जाता है कि पंजाब हुकूमत का कंट्रोल वज़ीर आला के पास है ही नहीं, सूबा एक मकर चलाने वाले कई अफराद हैं। ये शिकायत इत्तेहादी जमात भी कर चुकी है। कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आई थी जिसमें काफ लीग से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन से शिकायत की कि चौधरी सरवर आपके वज़ीर आला को चलने नहीं दे रहे। साथ ही पुलिस में मदाखलत भी वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद की बड़ी वजह है। इब्तदाई 4 माह में पंजाब के 2 IGs तब्दील किए गए। DPO पाकपतन के तबादले का मामला बहुत बड़ा मामला था, सामने आने के बाद IG पंजाब कलीम इमाम को तब्दील किया गया। उसके बाद ताहिर खान को IG पंजाब बनाया गया, मगर कुछ ही अरसे बाद सानेहा मॉडल टाउन में मुलव्विस पुलिस अफसरान को हटाने का हुक्म न मानने पर उनका भी तबादला कर दिया गया। फिर अमजद जावेद सलीमी IG पंजाब बने, मगर उन्हें भी पुलिस में मदाखलत की शिकायत है। पुलिस में मदाखलत की वजह से पुलिस इस्लाहात कमेटी के सरबराह और साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा नासिर खान दुर्रानी भी इस्तीफा दे चुके हैं। फिर हुकूमत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक और पुलिस इस्लाहात कमेटी बनाई, उससे भी ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद तीसरी कमेटी वज़ीर कानून पंजाब राजा बुशारत की सरबराही में बनाई गई और हाल ही में पेश आने वाले साहिवाल के इतने बड़े वाक़े पर सामने आने वाले मुज़रा और पुलिस के मतज़ाद बयानात के बाद भी उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर ही सवालात उठ रहे हैं। ऐसी शिकायत भी सामने आई कि अरकान पार्लियामेंट की मर्जी से ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत के इब्तिदा में ही राजनपुर और चकवाल के डिप्टी कमिश्नर्स के खतूत सामने आए कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली इंतज़ामी मामलात में मदाखलत कर रहे हैं। इस शिकायत पर एक्शन लेने की बजाय उन डिप्टी कमिश्नर्स का तबादला कर दिया गया, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाद में ब्यूरोक्रेसी को खबरदार भी किया कि आइंदा ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक के बाद एक सामने आने वाले तनाज़े पर वाज़े तौर पर महसूस हो रहा है कि पंजाब के इंतज़ामी मामलात हुकूमत की गिरफ्त से बाहर है और ऐसा कमज़ोर वज़ीर आला पंजाब की वजह से हो रहा है। मगर पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी तहरीक इंसाफ की सियासत के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसीलिए वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए उस्मान बुज़दार को ओहदे पर बरकरार रखना भी नुकसानदेह हो सकता है और उन्हें ओहदे से हटाना भी फौरी तौर पर नुकसानदेह हो सकता है। इस पूरी सूरत हाल पर ही हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब से। शामी साहब मोहतरम, शुक्रिया आपके वक्त का। उस्मान बुज़दार साहब जो है वो बहुत सादा हैं लेकिन प्रोटोकॉल के भी बड़े दिलदादा हैं और ईमानदार हैं, लेकिन कारकर्दगी उनकी बिल्कुल अब तक शानदार नहीं है। आपको ये उस्मान बुज़दार ब्रांड जो अचानक कहीं से आया, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दिलो दिमाग पर छा गया, वो उसके दिलदादा हो गए, ये चलता नज़र आ रहा है इतनी शदीद मुखालफत के बाद भी? देखें, उस्मान बुज़दार साहब जब से वज़ीर आला बने हैं उनके नाक़िद जो हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं और रोज़ बरोज़ उनमें इजाफ़ा होता जा रहा है। हमारी मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जितने तज़ियाकार हैं वो सब उनसे गैर मुतमईन हैं और वक्तन फ़वक्तन उनके लत्ते लेते रहते हैं। बल्कि कई ऐसे लोग जो PTI के बड़े हामी थे वो भी बड़े अग्रेसिवली उस्मान बुज़दार साहब पर हमलावर होते हैं। मसला ये है कि उस्मान बुज़दार PTI में भी कोई बहुत पुराने नहीं हैं। इंतखाबात से कुछ देर पहले या कुछ अरसा पहले वो PTI में शामिल हुए थे, तो PTI के अंदर भी लोगों से उनका मिल्की मेल मुलाकात ज़्यादा नहीं है और PTI से बाहर भी क्योंकि वो एक सूबाई सतह के लीडर नहीं थे इसलिए उनसे मिलना जुलना भी लोगों का कम है और सूबाई असम्बली में भी वो पहली बार पहुँचे हैं। तो ये मुश्किलात उनको रही हैं जिस पर वो काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई ख़ास कामयाबी हो नहीं सकी। और इमरान खान साहब उनके बड़े पुरजोश हामी हैं और बहुत से लोग जो उस्मान बुज़दार से मिलते हैं वो उनकी शराफत के और उनकी आजिज़ी के और उनकी सादगी के तो कायल होते हैं, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर और एक वज़ीर आला के तौर पर लोग जो तहक्कुम देखना चाहते हैं, जो अंदाज़ लोग जिसके खूगर हैं वो उनमें नज़र नहीं आता, तो वो बड़े स्लो लर्नर मालूम होते हैं। तो उनको या तो बहुत तेज़ी के साथ
अपनी कमज़ोरियों पे काबू पाना होगा, या फिर हालात जो हैं उनके हाथ से निकलते चले जाएंगे, वो उन पर काबू नहीं पा सकेंगे। तो ये एक खान साहब के लिए भी चैलेंज है और ख़ुद उस्मान बुज़दार साहब के लिए भी बड़ा चैलेंज है। जावेद साहब, आप एक बात है, क्या ये बात सही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के इर्द गिर्द कोई ताकतवर शख्सियत या कुछ ताकतवर लोग हैं जो ये मुतालबा कर रहे हैं या ये दबाव डाल रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब के मनसब पर बरकरार रखना है? देखिए, असल में एक सियासी मामला हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। जब कई लोग ताकतवर मौजूद हों किसी जमात में और वो वज़ारत आला का मनसब जो है उस पर उनकी नज़रें भी हों, तो फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो कमज़ोर शख्स होता है उसके सर पर ताज रख दिया जाता है। हम देखते हैं बड़े मुत्तहिदा महाज जब सियासी बनते हैं तो कमज़ोर लोग जो हैं उनकी क़यादत कर रहे होते हैं, और PNA जो थी उसमें एयर मार्शल असगर खां को उसकी क़यादत नसीब नहीं हो सकी और मौलाना मुफ्ती महमूद उसके कायद बन गए। और जब डैक बनी अयूब खां के ख़िलाफ़ तो नवाज़ा नसरुल्लाह खां, जिनकी एक छोटी सी पार्टी थी 8 नुकाती अवामी लीग, वो उसके सरबराह बना दिए गए। तो जहाँ ये होता है बाज़ औक़ात कि सियासी मसलहतें या सियासी जो गिरोहबंदी है वो एक ऐसे शख्स को आगे ले आती है जो किसी गिरोह का ना हो और एक शख्सियत चाहे उसकी निस्बतन कमज़ोर हो। तो इमरान खान साहब ने जब उनको वज़ीर आला बनाया तो मेरा ख्याल एक फैक्टर ये भी था कि बजाय इसके कि किसी एक शख्स को, ताकतवर शख्स को बनाएं और दूसरे ताकतवर शख्स जो हैं वो उसको महसूस कर लें, तो एक ऐसे शख्स को बनाएं जो सबके लिए यकसर तौर पर यानी क्या कहना चाहिए, काबिल कबूल हो या नाकाबिल कबूल हो, और वो फिर सबके दरमियान एक तवाज़ुन कायम कर दे। तो उनकी जो शख्सियत है उस्मान बुज़दार की और जो उनकी नातजर्बा कारी थी वो उनके लिए एसेट बन गई और इस तरीके से उनका इंतखाब मुमकिन हो सका। मुजीबर, क्या कह सकते हैं कि ये सबसे मुश्किल सियासी फैसला होगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद, चूँकि जितनी वो हिमायत कर चुके हैं, यहाँ तक कहा जा चुका है कि जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उस्मान बुज़दार वज़ीर आला होंगे। अब बरकरार रखने में नुकसान ज़्यादा है या फिर जो इस वक्त हालात हैं उनके मुताबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हटा देने में नुकसान ज़्यादा होगा? किस तरह से वो इसका फैसला कर सकेंगे? देखिए, इमरान खान साहब ने अपने आप को खुद ही एक बड़ी मुश्किल में मुब्तला कर दिया है। वो इस हद तक उनके हामी हैं कि अब उनकी एक ज़ाती अना का मसला बन गया है एक तरह से, और उन्होंने इसको अगर पंजाबी मुहावरे में कहें इज़्ज़त और बेइज्जती का मसला बना लिया है। इसलिए उनके लिए कोई दूसरा फ़ैसला करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन खान साहब के अगर आप कैरियर को देखें तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुश्किल फ़ैसले वो आसानी से कर भी लेते हैं, और उस्मान बुज़दार जो हैं, जो पंजाब में एक रवायती वज़ीर आला का तसव्वुर है या जो हुकूमत के मरकज़ का तसव्वुर है, उस्मान बुज़दार उस पर पूरा नहीं उतर पा रहे, क्योंकि इसमें शहबाज शरीफ जैसे मुतहर्रक वज़ीर आला रहे, इसमें चौधरी परवेज़ अलाई जैसे ज़ीरक और मामला फ़हम शख्स जो थे वो मनसब संभाले रहे, इसमें मुस्तफ़ा खर जैसे बड़े चौकस और अपना एक मखसूस अंदाज रखने वाले और तहक्कुम रखने वाले हुक्मरान रहे, तो इसमें हनीफ रामे जैसे दानिश्वर जो थे वो मौजूद रहे, इसमें ख़ुद नवाज शरीफ साहब जो थे वो भी वज़ीर आला के तौर पर अपना एक ख़ास मुकाम बनाने में कामयाब हुए, फिर वज़ीर आज़म बने उसके बाद। तो पंजाब में एक जो कमज़ोर शख्सियत है उसको, और या जो एक सादा शख्सियत है या एक मामलात पर गिरफ्त ना रखने वाली शख्सियत है, उसके लिए जगह बनाना मुश्किल हो जाता है। तो एक उस्मान बुज़दार साहब ने ख़ुद भी ये कहा है 1-2 रोज़ पहले कि वो सीख रहे हैं, वो लर्नर हैं, लेकिन लर्नर लाइसेंस जब आप बनवाते हैं तो एक ख़ास मुद्दत के अंदर फिर आपको एक पक्का लाइसेंस बनवाना होता है, वगरना वो एक्सपायर हो जाता है। तो आप देखते हैं कि वो किस हद तक आगे बढ़ने में कामयाब होते हैं। मुश्किलात उनके रास्ते में बहुत हैं, रुकावटें भी बहुत हैं, और ख़ुद उनका अपना आप भी रुकावट है।
शामी साहब, बहुत बड़ी तनकीद हो रही है, लेकिन अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब इस सब तनकीद और पंजाब में बुरी कारकर्दगी के बावजूद अपने फैसले पर बरकरार रहते हुए वज़ीर आला पंजाब बनाए रखेंगे उस्मान बुज़दार को, या फिर मुखालिफत और शदीद तनकीद की वजह से उन्हें शायद अपना फैसला बदलना पड़े। ये सारी सूरत हाल पंजाब पर और इमरान खान साहब के मुस्तकबिल और तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल की कारकर्दगी के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम हो सकती है। हम प्रोग्राम में बात करेंगे जाली अकाउंट्स के हवाले से, जिसमें एक तरफ तो आसिफ अली जरदारी और उनके लोग एतराज़ात लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, तो दूसरी जानिब JIT की कार्रवाई और जो FIA की तरफ से कार्रवाई की जा रही है वो भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी और अहम पेशरफ्त वो गवाहान और मुल्ज़िमान हो सकते हैं जो कि अगले कुछ दिनों में बयान अपने सामने लेकर आ सकते हैं। क्या होने जा रहा है, इस बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जाली अकाउंट्स केस में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर के बाद अब ओमनी ग्रुप की सरबराह और साबिक सदर आसिफ जरदारी के करीबी दोस्त अनवर मजीद ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि आसिफ जरदारी की तरह अनवर मजीद ने भी जाली अकाउंट्स केस की मजीद तहकीकात कराची की बजाय इस्लामाबाद मुंतकिल करने पर एतराज़ उठाया है। एक तरफ पाकिस्तान में मुकीम इस केस के मरकजी मुल्ज़िमान इस्लामाबाद जाने को तैयार नहीं, जबकि बैरून मुल्क कुछ मरकजी मुल्ज़िमान ने पाकिस्तान आने की रजामंदी जाहिर कर दी है, मगर वो कराची के बजाय इस्लामाबाद जाने को तरजीह दे रहे हैं। अनवर मजीद की नज़र-ए-सानी अपील पर आपको तफसील से बताएंगे, मगर पहले आपको जाली अकाउंट्स केस में एक बड़ी और अहम पेशरफ से आगाह कर दें। तहकीकाती इदारों ने जाली अकाउंट्स केस से जुड़े 5 किरदारों के घेरा काफ़ी तंग कर दिया है, जो इस वक्त बैरून मुल्क हैं। इनको वापस लाने के लिए पाकिस्तानी हुकाम की कोशिशें इस वक्त हतमी मराहिल में हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक कुछ मरकजी किरदारों ने पाकिस्तान आने पर आमादगी जाहिर कर दी है, जबकि कुछ इसे अभी तक राबते हो रहे हैं। इस वक्त तहकीकाती इदारे 5 अहम किरदारों को पाकिस्तान लाकर इनके बयानात रिकॉर्ड करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। अब इन किरदारों की जाली अकाउंट्स केस में हैसियत मरकजी गवाहों की है। इन 5 किरदारों में से कुछ मफरूर हैं और कुछ के पास दोहरी शहरियत है। तहकीकाती इदारे जिनको किरदारों को पाकिस्तान लाने और उनका बयान रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल अफसर असलम मसूद, आसिफ जरदारी की मुबैना फ्रंटमैन और बिजनेस पार्टनर यूनिस कदबाई, मजीद फैमिली की दुबई में कायम कैम क्राउन कंपनी के चीफ अकाउंट्स अफसर आरिफ खान, समिट बैंक के चेयरमैन नसर अब्दुल्ला लोथा, जाली कंपनी उमैर एसोसिएट्स के मुबैना बेनामी मालिक मोहम्मद उमैर भी शामिल हैं। हमारे ज़राए ये कहते हैं कि इन 5 किरदारों में से 2 अहम किरदारों ने पाकिस्तान आकर अपना बयान रिकॉर्ड कराने पर रजामंदी जाहिर कर दी है, जिसमें से एक अहम किरदार ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल अफसर असलम मसूद है, जिनकी सऊदी अरब से पाकिस्तान मुंतकी के लिए पाकिस्तानी हुकाम की इंटरपोल से बातचीत मुकम्मल हो गई है। असलम मसूद ने पाकिस्तान आने के लिए रजामंदी जाहिर की, मगर इस शर्त पर कि उन्हें कराची की बजाय इस्लामाबाद में रखा जाए। अब इन 5 किरदारों की मज़ीद तफसीलात क्या है, हो क्या रहा है, बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी जाहिद गशकोरी। कितनी बड़ी पेशरफ्त होगी और किस मरहले में है इन 5 किरदारों से तहकीकात, राब्ता, इनका पाकिस्तान आना किस स्टेज पर पहुंच चुकी है ये कार्रवाई? देखिए जुनेद, ये बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट होने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। इसमें 5 अहम मरकज़ी किरदार हैं इस पूरे फेक अकाउंट केस के, वो मुल्क से बाहर भागे हुए हैं और इनका रोल इतना ही अहम है इस केस की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि वो अहम रोल प्ले करते रहे हैं जिसमें टॉप पे असलम मसूद का नाम है, जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे ओमनी ग्रुप के। तमाम तर चीज़ें वो हैंडल कर रहे थे। उनका आने वाले कुछ चंद दिनों में हमारे ज़राए का ये कहना है कि वो पाकिस्तान आने ही वाले हैं। उन्होंने रजामंदी ज़ाहिर कर दी है और तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं। इसके अलावा जो यूनिस कदवाई का रोल इतना ही अहम है जिस तरह असलम मसूद का ओमनी ग्रुप में है, इसका जरदारी ग्रुप और मुबैना तौर पर उनके फ्रंटमैन के तौर पर अहम रोल है। वो इस वक्त मूव कर रहे हैं, मुल्क से बाहर हैं, दुबई से लंदन, लंदन से
उसका रेड ब्रांच इंटरपोल के साथ नेशनल सेंटर ब्यूरो से कोऑपरेशन कर लिया गया है। और साथ ही आरिफ खान एक और किरदार है जो पाकिस्तान से भागा हुआ है, उसका रोल बहुत अहम है क्योंकि कैम्प क्राउन इंटरनेशनल कंपनी जो कि दुबई बेस्ड कंपनी है मजीद फैमिली की, उसके वो चीफ अकाउंटेंट हैं, वो भागे हुए हैं। उनके रेड ब्रांच के लिए भी लिखा जा चुका है और हमारे ज़राए का ये कहना है कि उसने भी रजामंदी ज़ाहिर की है पाकिस्तान आने की और एज अप्रूवर बनने के उमैर लिए। एसोसिएट्स के हैं, तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि अगले चंद दिन में ही ये लोग पाकिस्तान आ सकते हैं, अपनी गवाही दे सकते हैं, इनके बयानात रिकॉर्ड करने का सिलसिला शुरू हो सकता है। जी जुनेद, बिल्कुल जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि उमैर का भी बहुत अहम रोल है। ये भी इस ओमनी ग्रुप के मुलाजिम हैं, उसके नाम पे ये कंपनी फेक बनाई गई थी। तो ये एक ट्राइका था असलम मसूद का, आरिफ खान का और साथ ही ये उमैर का, मोहम्मद उमैर का। ये ट्राइका बाहर बैठ के कैम्प क्राउन इंटरनेशनल से 25 बिलियन रुपीज़ की, इनको राइडर का नाम दिया गया है, वॉल्यूम 25 जो कि खुफिया है। और तीनों के बारे में दो तो बिलखसूस हमारे ज़राए का ये कहना है कि वो बिल्कुल आने को तैयार हैं, तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं। और साथ ही जुनेद एक और भी इम्पॉर्टेंट रोल है, पैराडाइज ट्रैवल कंपनी UAE बेस्ड कंपनी थी जो कि आज़म खान वज़ीर चला रहे थे, वो भी भागे हुए हैं। उनके साथ भी इंटरपोल का कम्युनिकेशन हुआ है, जिससे इन तमाम के ना सिर्फ रेड नोटिस बल्कि ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट होगी इस पूरे केस में। और साथ ही जो मैं आपको बता रहा था, नासिर लूथा गवर्नमेंट ऑफ UAE के साथ पाकिस्तान की कामयाब कम्युनिकेशन हुई है और ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि उसका बयान रिकॉर्ड हो जाएगा बहुत जल्द वहाँ UAE में। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद गिश ने तफसील आपके सामने रखी। असलम मसूद के अपने एतराफ़ी बयान में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो 1992 से ओमनी ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। वो ग्रुप के तमाम इंतज़ामी और माली मामला देखते थे, उनके पास एक चपरासी से लेकर डायरेक्टर तक तमाम जिम्मेदारियां थीं। असलम मसूद ने सबसे अहम बयान ये दिया था कि जाली अकाउंट्स इसीलिए बनाए जाते थे कि उनके ज़रिए पैसों की इधर उधर मुंतकिली की जा सके। इन अकाउंट्स में चीनी और मशरूबात, जायदादों और भत्ते के पैसों की मुंतकिली की जाती थी। असलम मसूद ने अपने एतराफ़ी बयान में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उन्होंने 2011 से 2012 तक बराह रास्त अनवर मजीद की हिदायत पर चेक्स पर दस्तखत किए। इसके बाद उनके बेटे अब्दुल गनी मजीद की हिदायत पर ऐसा किया। असलम मसूद ने अपने बयान में मजीद बताया था कि वो जैन मलिक को 2012 से जानते हैं। जैन मलिक मुझे उन कंपनीज़ के नाम बताते थे जिनके नाम पर चेक जमा करवाने होते थे। असलम मसूद ने अपने एतराफ़ी बयान में कहा था कि समिट और सिंध बैंक में जाली अकाउंट्स इसीलिए खोले गए क्योंकि ओमनी ग्रुप के मालिकान के उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे। अब खबरें आ रही हैं कि असलम मसूद समेत दीगर 4 अहम किरदार पाकिस्तान आना चाहते हैं और अगर आने वाले चंद दिनों में ऐसा हो जाता है तो फिर ये जाली अकाउंट्स केस की अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त तस्वुर की जाएगी। मगर आसिफ अली जरदारी को लगता है कि जाली अकाउंट्स के बगैर बिजनेस हो ही नहीं सकता और इस हवाले से उन्होंने हकील करीम ढेरी का नाम भी दिया और उनका हवाला भी दिया। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर और ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात को इस्लामाबाद मुंतकिल करने के लिए रजामंद नहीं है। उनका मौक़िफ़ है कि तहकीकात अगर होती हैं तो कराची में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के बाद जाली अकाउंट्स केस में ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपील कर दी है। और दिलचस्प बात यह है कि जो एतराज़ात आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने अपनी नज़रसानी दरख्वास्त में उठाए थे, तकरीबन वही एतराज़ात अनवर मजीद ने भी अपनी दरख्वास्त में उठाए हैं। अनवर मजीद की तरफ से कई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जाली अकाउंट्स के अदालती फैसले में नैब को ये हिदायत दी गई हैं कि वो जाली अकाउंट्स केस की मज़ीद तफ्तीश और तहकीक इस्लामाबाद में करें। हालांकि नैब की जानिब से इस किस्म की कोई दरख्वास्त ही नहीं दी गई। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि जब GIT ने अपनी तहकीकात कराची में रहते हुए की तो नैब के पास ऐसी कोई वजह नहीं कि वो क्यों कराची में तहकीकात ना करें। दरख्वास्त में कहा गया है कि GIT रिपोर्ट के मुताबिक जब तमाम मुबैना जराइम कराची में हुए तो तमाम मुल्ज़िमान, गवाह और अकाउंट्स कराची में है। अदालत की यह हिदायत कि नैब इस्लामाबाद में इंक्वायरी करे, इसकी कोई बुनियाद नहीं। इसीलिए अदालत अपने इस फैसले पर नजरसानी करे। अनवर मजीद ने अपनी नजरसानी अपील में रेफरेंस फाइल करने से मुतालिक एक और सवाल उठाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने ये हिदायत जारी की है कि रेफरेंसेस तैयार किए जाए और इस्लामाबाद या रावलपिंडी की एहतसाब अदालत के सामने पेश किए जाए। अगर नैब GIT की सिफारिशात के साथ जाती है और 16 रेफरेंसेस दायर करती है तो वो रेफरेंसेस इस्लामाबाद या रावलपिंडी में क्यों दायर किए जाने चाहिए?
जबकि रेफरेंसेस कहाँ दायर होंगे, नैब ऑर्डिनेंस के तहत इसका फैसला करने का इख्तियार तो सिर्फ नैब चेयरमैन के पास है। इन हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए इस्तदा की जाती है, जो दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत नैब चेयरमैन के इख्तियारी फैसले का पहले से अंदाज़ा नहीं लगा सकती, ख़ास तौर पर उस वक्त जब इस चीज़ का फैसला होना बाकी है कि रेफरेंस दायर होगा भी कि नहीं। इसीलिए अदालत अपने फैसले की इस शिक पर भी नज़र-ए-सानी करे। सिर्फ अनवर मजीद ही नहीं बल्कि आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर ने भी अपनी नज़र-ए-सानी अपील में यही मामला उठाया और कहा कि केसेस इस्लामाबाद मुंतकिल करने का कोई जवाज़ नहीं, जबकि 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में भी आसिफ अली जरदारी इसी बात पर जोर दे चुके और कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जाने से पहले तमाम केसेस इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिए। आसिफ अली जरदारी का इल्ज़ाम है कि जाली अकाउंट्स केस में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार इस्तेमाल हुए, जबकि उन्हें उम्मीद है कि मामला अब ठीक हो जाएंगे। एक तरफ कुछ मरकजी गवाह जो बैरून मुल्क मुकीम है, जो पाकिस्तान में कराची के बजाय इस्लामाबाद आने को तैयार हैं, जबकि पाकिस्तान में मौजूद इस केस में जो मरकजी मुल्ज़िमान हैं आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, अनवर मजीद सर फहरिस्त हैं, वो इस्लामाबाद जाने को तैयार नहीं, बल्कि चाहते हैं कि केस की मज़ीद तहकीकात कराची में हो। देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों में क्या होता है। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सानेहा साहिवाल की बात करेंगे। 11 रोज़ हो चुके, लवाकिन भी मुतालबा कर रहे हैं, जुडिशल कमीशन का सेनेट की कमेटी भी कह चुकी है, लेकिन वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस में आखिर चल क्या रहा है, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। सानेहा साहिवाल की तहकीकात के लिए वुरसा की जानिब से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा बरकरार है। वुरसा ने GIT को न सिर्फ तस्लीम करने से इनकार किया है, बल्कि GIT के साथ किसी भी किस्म का ताउन नहीं करना, क्योंकि उन्हें GIT पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्हें GIT की तहकीकात पर भरोसा नहीं। वो मुसलसल जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रहे हैं और मुतालबा है कि अगर जुडिशल कमीशन बना तो वो ताउन करेंगे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत अब तक मुकम्मल तौर पर अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं थी। बहुत कुछ तस्लीम कर लिया गया है। ये तस्लीम किया जा रहा है कि कार्रवाई का तरीक़ाकार गलत था, लेकिन साथ ही कार्रवाई का बार बार जवाब भी पेश किया जाता रहा, वजाहतें दी जाती रही। पंजाब के एडिशनल होम सेक्रेटरी फजील असगर को सेनेट की इंसानी हुकूक की कमेटी के सामने सख्त सवालात का सामना करना। उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए कमेटी अरकान को बताया कि CTD की कार्रवाई का तरीका दुरुस्त नहीं था। देखना चाहते हैं कि देखना चाहिए था कि कार के अंदर कौन बैठा है। अगर बच्चे हैं तो किसी मंजिल पर पहुँच कर देखते। खदशात के बावजूद ये तस्लीम करते हैं कि गलत किया। कमेटी को ब्रीफिंग में एडिशनल होम सेक्रेटरी ने बताया कि ये तवक्को की जा रही थी कि दहशतगर्द अपना ठिकाना तब्दील करके कहीं और जा रहे हैं। थ्रेट अलर्ट भी था कि बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई हो सकती है और इन दोनों मुमकिनात पर कार्रवाई हुई। एडिशनल सेक्रेटरी होम ने कहा कि गाड़ी से फायरिंग हुई या नहीं ये GIT की तहकीकात से वाज़ेह होगा। उन्होंने बताया कि अब तक ये वाज़ेह है कि खलील और उसकी फैमिली बेगुनाह थी। 13 जनवरी से पहले तक दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ आदिल और उस्मान की तस्वीर थी, ज़ीशान की नहीं थी। 13 जनवरी को पहली बार इन दोनों के साथ तीसरा शख्स देखा गया जो ज़ीशान था। कार की एक तस्वीर थी, साथ में एक और गाड़ी भी नज़रों में आई। ये गाड़ी साहिवाल से फैसलाबाद गई। इंटेलिजेंस उनके पीछे थी, जहां एक ठिकाने पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ जिसमें अदील और उस्मान मारे गए और ज़ीशान पैदल गलियों से कहीं और निकल गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि एक सिम कार्ड मिला था जिसकी लोकेशन ज़ीशान के घर के सामने आई। इसके अलावा अदील के मोबाइल से ज़ीशान की एक सेल्फी मिली और इसके बाद ढूंढना शुरू किया कि कार कहाँ है। फिर कच्चा जेल रोड पर यह कार नज़र आई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम पंजाब ने कहा कि हाई अलर्ट था कि गाड़ी वाले बदला लेंगे क्योंकि वो हर वक्त साथ होते हैं। गली में गाड़ी ट्रेस हुई जिस पर नज़र रखनी शुरू की गई कि कौन इस पर जाता है। गाड़ी आम रास्ते की बजाय किसी और जानिब से निकली और मांगा मंडी कैमरा पर गाड़ी आए तो फिर पीछा शुरू हुआ। एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब के मुताबिक अफगानिस्तान से दाइश की कॉल भी पकड़ी गई थी जिसमें कहा गया कि अदील और उस्मान मारे गए, बदले में बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई करनी है। ब्रीफिंग में बताया गया कि 17 जनवरी की रात को मिस्री शाह से बड़े बड़े बॉक्सेस में धमाका खेज मवाद भी पकड़ा गया था। ब्रीफिंग के दौरान चेयरमैन कमेटी ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम पंजाब से सवाल किया कि बच्चे ने अपने बयान में कहा कि उसके वालिद ने पैसे भी ऑफर किए। अगर बच्चे का बयान दुरुस्त है तो आपका बयान गलत है, जिस पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने ये जवाब दिया कि बच्चे का बयान सदमे का नतीजा हो सकता है। जिसके बाद सेनेट कमेटी के रुकन सेनेटर बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वाक़े के फौरी बाद आने वाले बयान की कानूनी हैसियत बहुत ज़्यादा काबिल कबूल है, आप बच्चे के बयान को इतना हल्का नहीं ले सकते। पुलिस को GIT बनाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, पुलिस ने सारे सबूत मिटा दिए। बैरिस्टर सैफ ने सेक्रेटरी होम पंजाब से सवाल किया कि गाड़ी से मिलने वाली जैकेट्स और असलहा कहाँ है। अगर वो अब तक सामने नहीं आया तो फिर सबूत बदले जा चुके। अगर आपका मकसद सिर्फ मारना था तो इसका मतलब ये है कि आप किलिंग स्क्वाड बने हुए हैं। आप कह रहे हैं कि रोज़ाना दहशतगर्दों को मारते हैं, क्या पता कि उनमें से अक्सर बेगुनाह हो। इस दौरान
साबिक SSP मलीर राव अनवार का जिक्र भी आया। सेनेटर बैरिस्टर सैफ ने कहा कि राव अनवार भी ऐसा ही करता था, पता नहीं वो कैसे देखता था जिनकी तरफ से एक फायर भी नहीं होता था। चेयरमैन कमेटी ने अहम नुकता उठाया कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस मालूमात के बावजूद 17 या 18 जनवरी को कार्रवाई की क्यों नहीं गई। दूसरी जानिब खबर यह आई कि सानिया साहिवाल के मुकदमे के मुद्दई मकतूल जलील ने JIT के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से वाक़े के मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड नहीं हो सकी। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक मुद्दई और गवाहान JIT के सामने पेश नहीं हुए। मकतूल के भाई जलील का मौक़िफ़ है कि सेनेट की कायमा कमेटी में अपनी सिफारिशात पेश कर दी हैं और जुडिशल कमीशन का मुतालबा भी किया है। उनके भाई के मुताबिक वो लोग जुडिशल कमीशन बनने के बाद कमीशन में पेश होंगे। सिविल जज ने मुद्दई और गवाहान के पेश ना होने पर मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड के लिए कल की तारीख मुकर्रर की है। सानिया साहिवाल के मुतासरीन के वरसा JIT को मुसलसल मुस्तरद कर रहे हैं। वाज़ेह है ये ताउन नहीं करना चाहते JIT के साथ, उनकी तरफ से मुसलसल जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि वरसा की जानिब से जुडिशल कमीशन बनाने की डिमांड सामने वाज़ेह तौर पर आ चुकी है कमेटी में भी और उसके बाद भी। आखिर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? मुतासरीन के ताउन के बगैर तहकीकात मुकम्मल कैसे होंगी? मुतासरीन के वरसा के इत्मीनान के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे को हुकूमत अब तक मान क्यों नहीं रही है? हम बात करेंगे जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब से। इन्होंने और इनकी टीम ने अहम हक़ाइक़ से इस मामले पर पर्दा उठाया। रईस साहब, फ़ज़ील असगर बहुत तफसील बयान कर चुके हैं, बहुत कुछ मान भी चुके हैं, ऑपरेशन गलत था, ना हक मारा गया वहाँ लोगों को। ये जुडिशल कमीशन के मामले पर पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत कहाँ खड़ी है? देखिए जी, फ़ज़ील असगर जब लाहौर में थे तो लाहौर में उन्होंने इन कैमरा ब्रीफिंग दी थी। उसमें उन्होंने ये सेम बातें की थी जो स्टैंडिंग कमेटी जो आज ह्यूमन राइट्स की थी उसके आगे की। उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं। उन्होंने लाहौर में भी हमारे सामने कहा था कि ये ऑपरेशन गलत किया गया, लेकिन जो ऑपरेशन ही गलत किया गया, ये ऑपरेशन सिर्फ जो है ये जो खलील फैमिली है, खलील, उसकी बीवी और बच्चों, उस हद तक तो कहते हैं कि वो ज़्यादती हुई। लेकिन ज़ीशान के बारे में उन्हें डाउट है कि ये किसका टेररिस्ट से ताल्लुक़ था, बल्कि फ़ज़ील असगर ने लाहौर में ये कहा कि जो ज़ीशान है वो हार्ड कोर टेररिस्ट है। अब मसला सिर्फ ये है कि वो एक तरफ तो एक फैमिली उन्होंने बेगुनाह करार दे दी, उनको मासूम करार दे दिया, लेकिन उनको इस वक्त जो है वो पूरा जोर है, वो शवाहिद जमा कर रहे हैं, चीज़ें जमा कर रहे हैं, फोरेंसिक को चीज़ें भेज रहे हैं कि ये जो ज़ीशान है इसका ताल्लुक टेररिस्टों से था और ये दहशतगर्द है और ये दहशतगर्दियों के साथ मुलव्वस रहा है। इस बारे में उन्होंने उसका फ़ोन भी फोरेंसिक साइंस को भेज दिया, जिसकी जाँच पड़ताल की जा रही है कि आया इसमें कौन कौन सी चीज़ें ठीक हैं, कौन कौन सी चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो बाकी जो है अगर ये जुडिशल कमीशन का जो तकाजा किया जा रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है दायरे इख्तियार में है, वो बना सकते हैं। अगर जुडिशल कमीशन बना दिया जाए तो इसमें मज़ीद हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे कि जिस तरह इसमें जो अभी रुकावट सामने आ रही है, कोई कुछ चीज़ें देर में दी जा रही है फोरेंसिक साइंस को, कुछ अभी दबाव क्या जानना चाहते हैं हम कि पंजाब हुकूमत पर कोई खुद दबाव है कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, जिम्मेदारों को सज़ा जल्द से जल्द होनी चाहिए, वरना फिर सारा मलबा पंजाब हुकूमत पर आएगा? जी जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत अपना ही दबाव ज़रूर है, एक आवाम का दबाव है कि इसको मेरिट पर ये जो इसका फैसला किया जाए ताकि उनको लोगों के कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इसका मेरिट पे फैसला हो। इनको वो इस दबाव में है कि जल्द अज जल्द इसकी चीज़ें मंजर आम पर आएँ। और हो सकता है कि जहाँ तक मेरी इतलात है कि आइंदा कुछ दिनों में गवर्नमेंट इस पर दोबारा ब्रीफ करे। जो केसेस हैं इसकी फोरेंसिक के रिपोर्ट आने के बाद, कुछ CDD की जो है वो चीज़ें आने के बाद, GIT की चीज़ें आने के बाद, तो इस पर शायद गवर्नमेंट एक बार फिर ब्रीफ करे कि उनके पास चीज़ें क्या क्या हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो खुद चाह रही है कि इसका मेरिट फैसला हो, लोगों के सामने ये चीज़ लाई जाए ताकि उन पे से ये ब्लेम उतरे कि हुकूमत किसी दबाव के तहत कोई पुलिस की फेवर तो नहीं कर रही, ऑफिसर्स की फेवर तो नहीं कर रही। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इस कतन इस दबाव में नहीं है कि इसको केस को ऐसा समेट दिया जाए कि पुलिस को बचा लिया जाए। अगर पुलिस ऐसा किया गया तो फिर इसमें गवर्नमेंट का बचना भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब। ज़ीशान और खलील के ख़ानदान को इंसाफ मिलना चाहिए, इसके लिए उनके लवाहिकीन का मुतालबा है जुडिशल कमीशन बनाने का। अभी आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में नैब अपना मौक़िफ़ साबित नहीं कर सकी। नैब के दलाइल अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। नैब के रेफरेंस दायर करने, मुल्ज़िमान को 6 माह से ज़ायद गिरफ्तार रखने और करप्शन के ठोस शवाहिद होने के दावों के बावजूद नैब मुल्ज़िमान की ज़मानत पर रिहाई रुकवाने में नाकाम रही है। और ये सब हुआ साफ पानी कंपनी में मुबैना बेज़ाब्तगियों के केस में, जिसमें गिरफ्तार 7 मुल्ज़िमान की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए अदालत ने आज उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। अहम बात यह है कि आज दी गई ज़मानत कई हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहम है और इसके कई दिलचस्प पहलू लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच
रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस मलिक शहजाद ने आज साफ पानी केस में मुलजिमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। ये वही जज हैं जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ आशियाना हाउसिंग स्कीम में गिरफ्तार शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की समाअत की थी और नैब की तरफ से जवाब जमा ना करवाने पर नाराज़गी का इजहार करते हुए रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला किया था। इसी तरह आज आने वाले फैसले का एक और अहम पहलू ये है कि जिन मुलजिमान को जमानत पर रिहाई दी गई उनमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक डायरेक्टर साफ पानी कंपनी राजा कमरुल इस्लाम और साफ पानी कंपनी के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम अजमल भी शामिल है। और नैब ने इनकी गिरफ्तारियों को बहुत ही अहम करार दिया था। इंतखाबात से पहले इनको गिरफ्तार किया गया था। वसीम अजमल से मुतालिक कहा जा रहा था कि वो शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगे, जबकि राजा कमरुल इस्लाम को गुज़श्ता साल जून में उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब उन्हें मुस्लिम लीग नून ने चौधरी निसार के मुकाबले में कौमी असम्बली का उम्मीदवार नामजद किया, लेकिन वो गिरफ्तारी की वजह से इंतखाबी मुहिम नहीं चला। दोनों ने जमानत पर रिहाई हासिल की है। नैब इनकी जमानत रुकवाने में नाकाम रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की तो मुलजमान के वकील ने अदालत को बताया कि गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं, उन्हें सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाई की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। इसी इल्ज़ाम में दीगर मुलजमान की जमानत मंजूर हो चुकी है। नैब ने उनसे कुछ बरामद भी नहीं करना। इस्तदा है कि मुलजमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने जमानती मसलकों के वजह इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम और साबिक CEO साफ पानी कंपनी वसीम अजमल समेत दीगर 7 मुलजमान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। गुज़श्ता साल इलेक्शन से पहले साफ पानी कंपनी स्कैंडल का बहुत शोर उठा। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की तरफ से कायम की गई 56 कंपनीज में बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के दौरान साफ पानी कंपनी का मामला सामने आया। मुबैना करप्शन, गैर कानूनी ठेकों और भर्तियों के इल्ज़ाम लगे, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया और नैब ने भी मामले की तहकीकात के दौरान साफ पानी कंपनी से मुंसलिक कई ओहदेदारों को गिरफ्तार किया। अहम बात यह है कि गिरफ्तार होने वालों में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम और साफ पानी कंपनी के साबिक CEO वसीम अजमल शामिल थे। इन गिरफ्तारियों के बाद नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि कमरुल इस्लाम साफ पानी कंपनी की उस कमेटी के रुकन थे जिसने 84 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का ठेका गैर कानूनी तौर पर महंगे दामों मनपसंद अफराद को दिया। राजा कमरुल इस्लाम को गुज़श्ता साल जिस वक्त गिरफ्तार किया गया था, आम इंतखाबात में तकरीबन 1 महीना बाकी था और राजा कमरुल इस्लाम को एक दिन पहले ही यानी 24 जून को मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट दिया गया था। उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार चौधरी निसार और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, मगर टिकट मिलने के अगले ही दिन उन्हें नैब ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी वजह से वो खुद तो इंतखाबी मुहिम नहीं चला सके मगर उनके 11 साला बेटे ने और उनकी बेटी ने अपने वालिद के लिए इलेक्शन कैंपेन की थी। राजा कमरुल इस्लाम इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से हार गए थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम को गुज़श्ता साल 25 जून को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पहले तो जिस्मानी रिमांड पर रहे, फिर जमानत पर रिहाई के फैसले से पहले तक वो जुडिशल रिमांड पर थे। आज तकरीबन 7 महीने बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया गया है। इनके साथ साफ पानी कंपनी के साबिक CEO वसीम अजमल को भी जमानत पर रिहा कर दिया गया है। नैब ने वसीम अजमल की गिरफ्तारी राजा कमरुल इस्लाम से पहले की थी और इल्ज़ाम यह लगाया था कि उन्होंने मंसूबे का ठेका देने के गैर कानूनी तौर पर साफ पानी कंपनी के कागजात में तब्दीलियाँ कर दी। वसीम अजमल से मुतालिक गुज़श्ता साल अगस्त में डॉन अखबार में खबर भी शाया हुई थी जिसमें दावा किया गया था कि साफ पानी कंपनी के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम अजमल से ने दौरान तफ्तीश शहबाज शरीफ का नाम ले लिया है और इल्ज़ाम लगाया है कि पंजाब साफ पानी कंपनी स्कैंडल में शहबाज शरीफ ने अपने दामाद इमरान अली यूसुफ को बचाने के लिए उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया। जबकि इन इल्ज़ामात के बाद इस बात का भी इम्कान है कि वसीम अजमल शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाह भी बन जाएंगे, लेकिन आज साफ पानी केस के अहम किरदार समझे जाने वाले वसीम अजमल को भी जमानत मिल गई। साफ पानी केस में इल्ज़ाम है कि इस मंसूबे में 4 अरब रुपये लगा दिए गए मगर पानी नहीं मिला। इस हवाले से गुज़श्ता साल चेयरमैन नैब ने कहा था कि पंजाब में 50 से ज़्यादा कंपनीज के मामलात में अरबों रुपए की करप्शन का सुराग लगा लिया है। साफ पानी कंपनी केस में गैर मुल्की माहिरीन पर अरबों रुपए खर्च किए गए। अहम बात यह है कि साफ पानी केस में गुज़श्ता साल 3 दिसंबर को नैब ने कमरुल इस्लाम और वसीम अजमल समेत 20 अफराद के खिलाफ रेफरेंस दायर किया, लेकिन इस केस में ज़ेर तफ्तीश शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का नाम इस रेफरेंस में शामिल नहीं है। और फिर गुज़श्ता साल 5 अक्टूबर को शहबाज शरीफ को साफ पानी केस की तहकीकात के लिए दौरान ही नैब लाहौर के दफ्तर से हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन बाद में वाज़ेह किया गया कि उनकी गिरफ्तारी साफ पानी केस में नहीं बल्कि आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर की गई है। नैब के इन तमाम इल्ज़ामात और इन्हें साबित करने के लिए ठोस सबूतों की मौजूदगी के दावे और रेफरेंस दायर करने के बावजूद मुल्ज़िमान पर साफ पानी केस में करप्शन और बेज़ाब्तगी साबित नहीं हो सकी है। यह मामला सिर्फ इसी केस तक महदूद नहीं बल्कि आशियाना हाउसिंग केस में गिरफ्तार अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, फहाद चीमा और फवाद हसन फवाद के मामले में भी यही सूरत हाल नजर आ रही है। गुज़श्ता रोज़ ही लाहौर हाई कोर्ट ने आशियाना हाउसिंग केस में गिरफ्तार शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर जवाब जमा न करवाने की वजह से नैब पर बरहमी का इजहार किया था और जवाब जमा करवाने के लिए मज़ीद मोहलत की दरख्वास्त देते हुए
रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला किया था। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के 4 माह बाद भी नैब उनकी जमानत की दरखास्त पर जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत तलब कर रही है, जबकि गुज़श्ता 8 नवंबर को इसी प्रोग्राम में डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने कहा था कि शहबाज शरीफ के खिलाफ हमारे पास ठोस सबूत है जिससे हम मुतमईन हैं और हमारा केस बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। उनकी हमने कोई ना कोई ऐसी चीज़ें सबूत पकड़ लिए हैं, ऐसी स्टेटमेंटें हमारे पास आ गई हैं कि हम बिल्कुल कंफर्टेबल हैं कि हमारा केस बहुत मजबूत केस है और इंशाल्लाह ताला ये आप कोर्ट ऑफ लॉ में देखेंगे भी जाकर। अहम बात यह है कि 22 दिसंबर को आशियाना हाउसिंग स्कीम में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम में शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस भी दायर हो चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका, ठोस सबूत का दावा किया जा रहा, तो फिर नैब लाहौर हाईकोर्ट में जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत क्यों मांग रहा है? इसी तरह आशियाना हाउसिंग केस में गुज़श्ता साल से गिरफ्तार हचीमा के खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासों और मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम में 2 रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं, लेकिन नैब के सबूतों की मौजूदगी के दावे के बावजूद ये मामला भी अंजाम तक पहुँच नहीं रहा। जबकि इसी केस में गिरफ्तार फवाद हसन फवाद भी जेल में है, लेकिन उनका केस भी आगे बढ़ता नजर नहीं आ रहा। इन सब केसेस का नतीजा सामने न आने पर सवालात उठ रहे हैं कि नैब गिरफ्तार तो कर लेती है, रेफरेंस भी दायर कर देती है, मगर बाद में अदालतों में इल्ज़ाम साबित करने में वो तेज़ी दिखाती नहीं है और ना ही जमानत की दरखास्तों पर जवाब जमा करवाती है, जिससे मुल्ज़िमान को बिलाखिर जमानत मिल जाती है। इसीलिए नैब की कारकर्दगी और जिन केसेस में नैब अब काम कर रही है उस पर भी कई सवालात उठ सकते हैं। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए।